मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपनी बातचीत खत्म की है। देश में कोरोना संकट चल रहा है और इसी पर प्रधानमंत्री की ये वर्चुअल मीटिंग थी। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बड़ी बातें कही हैं। आप सुन लीजिए इन केस अगर आप नहीं सुन पाए। जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि 11 से 14 अप्रैल तक राज्यों में टीका उत्सव मनाएं। टीका उत्सव में सभी योग्य लोगों को वैक्सीन लगाएं। 2 से 3 हफ्ते तक एहतियात जरूरी है। कंटेनमेंट जोन में सबकी टेस्टिंग होनी चाहिए। हर इन्फेक्शन के हर कांटेक्ट को ट्रैक और ट्रेस करना जरूरी है। 72 घंटे में 30 कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपीज का पालन करना जरूरी है। मरीज की मौत का विश्लेषण होना जरूरी है। वैक्सीन का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। नौजवान कोविड प्रोटोकॉल का जरूरी से पालन करें। देश में इस बात पर हंगामा मचा हुआ है कि केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। कुछ राज्यों से सभी बालिग लोगों और खास तौर पर युवाओं को वैक्सीन देने की मांग की गई। याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए भी एक नया टारगेट दिया है। इन 2 विवादों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। वैक्सीनेशन पर कई महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में हमारे सामने आए हैं। देखिए, वैक्सीनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाइए, दुनिया भर के समृद्ध से समृद्ध देश जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए जो क्राइटेरिया तय किए हैं, भारत उनसे अलग नहीं है। आप जरा स्टडी तो कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग आपके पास है, जरा देखिए तो सही। वैक्सीन के डेवलपमेंट से लेकर स्टॉक और वेस्टेज जैसे जरूरी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। ये बात सही है। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीन की जिस कमी पर प्रधानमंत्री इस वक्त जवाब दे रहे हैं, उसी पर आज दिन भर हंगामा हुआ। राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए। वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है। अगले एक से 2 दिन तक का स्टॉक है, वो बहुत ही मिनिमम है। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सरकार में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेते हुए, और ये भी इत्तेफाक है कि आज ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से केंद्र सरकार पर वैक्सीन देने में भेदभाव समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राजेश टोपे का आरोप है कि महाराष्ट्र में कई जगह पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं दी जा रही और केंद्र सरकार उन राज्यों को वैक्सीन दे रही है जहां जरूरत कम है, यानी भेदभाव का भी आरोप है। सातारा, सांगली, मुंबई, बुल्डाना सभी जगह पे बहुत कम स्टॉक है, करीबन खत्म हुआ है। जितने भी सेंटर्स है वहां पर सेंटर्स में ऑक्सीजन नहीं है। वहां पर हमारे नेता प्रदेश के अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल, उन्होंने कल से मुझे 2 फोन किए। मैंने भी उनको बोला हूं कि मैं भेजता हूं, लेकिन मैं एक जरूर बोल रहा हूं कि वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है। सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है। तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। हम कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं। हमारी इतनी डिमांड है कि 40 लाख के हिसाब से हर हफ्ते के जो भी दिन तुम फाइनल करेंगे, सोमवार को करो, हर सोमवार को 40 लाख मिले। इतनी मांग मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से की है। महाराष्ट्र में दिया गया है 7,43,000, जो अभी जस्ट बदल दिया है कि 17 लाख का उन्होंने अभी नया उसमें किया है। सिर्फ
महाराष्ट्र में मैंने जो सवेरे फोन किया था, मुझे लगता है उसके बाद एक 10 लाख का एडिशन किया है। उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना दिया गया है, 44,98,450 यानी 45 लाख दिया गया है। हमारे से दुगना 2.5 गुना ज्यादा जो डिमांड ड्रिवन सप्लाई होना चाहिए, वो डिमांड ड्रिवन सप्लाई करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया। कहा, महाराष्ट्र सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही और दोष केंद्र को दे रही है। महाराष्ट्र में आज सुबह 23 लाख डोसेस महाराष्ट्र सरकार के पास है और 3-3 दिन का पाइपलाइन में रहता है। 23 लाख यानी 5-6 दिन का स्टॉक है। अब वहाँ जिलों में भेजना, जिलों से तहसील में जाना, तहसील में वो जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कब नहीं होते। एक वायल निकालने के बाद 10 लोगों को लगना है टीका, तो 4-5 लोगों को दिया, बाकी लोग वहाँ नहीं आए, खराब हुआ, ऐसा कैसा चलेगा। तो प्लान करना पड़ेगा। ये राज्य सरकार की ड्यूटी है। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। अब जरा इन आरोप प्रत्यारोपों को और आसानी से समझिए। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि सतारा, सांगली, बुल्ढाना और मुंबई में वैक्सीन का बहुत कम स्टॉक बचा है। केंद्र सरकार का कहना है कि 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक पाइपलाइन में रहता है। आरोप है कि राज्य में सिर्फ 9 लाख डोज उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र को आज ही 23 लाख वैक्सीन डोज दी गई हैं। आरोप है कि राज्य के पास सिर्फ 1.5 दिन की वैक्सीन बची है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार के पास 5 से 6 दिन का स्टॉक बचा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जहां केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इससे इनकार किया है। केंद्र सरकार सुद्धा या संकटातून राज्याला मदत करण्यासाठी पूर्णपणे सहकार्याची भूमिका घेते। कालच मी देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला आणि मग काही ज्या काही कमतरता असतील त्या संबंधीच्या चर्चा त्यांच्याशी केल्या। केंद्र सरकार भले ही सफाई दे रही हो, लेकिन महाराष्ट्र जैसे ही आरोप बाकी दूसरे राज्य भी लगा रहे हैं। झारखंड की तरफ से भी कहा गया है कि सिर्फ 2 दिन की वैक्सीन बची है। अभी तक हमारे पास जो है कुछ उपलब्ध है, लेकिन कहीं कहीं पर शॉर्टेज हुई है, जिसको लेके मैंने बीते हुए 1 दिन पहले ही आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत भी की है और संभवतः आज मिलने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिन तक का स्टॉक है, वही बहुत ही मिनिमम है, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। पहले मास्क की बात थी, वेंटिलेटर की बात थी, सैनिटाइजर की बात थी, सभी बिंदुओं पर कहीं ना कहीं हम लोगों की उपेक्षा की गई है। ऐसा ही आरोप ओडिशा की तरफ से लगाया गया है। वहां भी सिर्फ 2 दिन की ही वैक्सीन बची है। अभी हमारे पास फिलहाल सिर्फ 5.34 लाख है। हमारा पर डे हम टीकाकरण करते हैं 2.5। इसी हिसाब से अगला 2 दिन ये चलेगा। हमने केंद्र मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि हमको 10 दिन का मिनिमम 25 लाख वैक्सीन भेज दीजिए, क्योंकि हम टीकाकरण अच्छे से कर सकेंगे। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। वी होप कि वैक्सीन जल्दी आ जाए। राजस्थान की मांग है कि उन्हें वैक्सीन कम पड़ रही है, इसलिए वैक्सीन की और डोज दी जाए। कल हमने 5,74,000 लोगों को वैक्सीन लगाई। हमने हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने उनको कहा आप वैक्सीन भेजो। हम 7 लाख वैक्सीन हर रोज लगाने को तैयार है। और मैंने ये भी मांग की, वैक्सीन को तो फ्री कर दो। दूसरी लहर आ रही, इसमें जवान बच्चे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये उम्र जो 45 साल रखी है आपने, इसको फ्री कर दो। जो लगाना चाहे टीका लगाओ। आज देश की कई जगहों से वैक्सीन खत्म होने की खबरें आई, जैसे
ये उत्तर प्रदेश का बलिया है। यहाँ जिला अस्पताल से लेकर कई और दूसरे अस्पतालों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। लोग सुबह सुबह ही वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन पता चला कि वैक्सीन तो खत्म हो गई। वैक्सीन लगाने आए हैं, कल भी आए हैं, आज भी आए हैं, सुबह के ही आए हैं 7:30 बजे की कि लाइन लगता है तो लाइन लगाएंगे, तो यहाँ आकर पता चला कि कुछ नहीं है, खत्म हो गया है। देश में जब वैक्सीन की कमी हो रही है तो विपक्ष को सरकार के वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम पर सवाल उठाने का भी मौका मिल गया है। वैक्सीन मैत्री भारत का एक कूटनीतिक प्रोग्राम है जिसके जरिए दुनिया के जरूरतमंद देशों को भारत वैक्सीन देता है। भारत ने अब तक दुनिया के 85 देशों को 6.25 करोड़ वैक्सीन की डोज दी है। अब विपक्ष की मांग है कि सरकार को तुरंत अपना ये कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। ये अति आवश्यक है कि ये वैक्सीन मैत्री बंद करके वो जो सारी रिसोर्सेज हैं उनको प्रदेशों में डाइवर्ट करके, जहां पे खासकर वैक्सीन शॉर्टेजेस की बात हो रही है, हर व्यक्ति जो भारतवर्ष का है उसे निशुल्क वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हैरानी है कि ऐसे वक्त में जब देश को एकजुट रहने की जरूरत है, तब राजनीतिक दल एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बेहतर होता कि ये आपस में लड़ने के बजाय कोरोना से लड़ते। मिलके लड़ना चाहिए। लड़ाई कोरोना से है, राज्यों की और केंद्र सरकार की नहीं है। तो देखिए, वैक्सीन की स्थिति तो आपने देख ली, लेकिन सच ये है कि पूरे देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। वैक्सीन पर चिंता जायज है, लेकिन वैक्सीन कोरोना का पूरा इलाज नहीं है, ये भी तो सच है ना। कोरोना का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। देश भर में कोरोना की स्थिति अब आपको देखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डर कोरोना से जरूरी है। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? चरक वाले के यहाँ साथ में आए हो कोरोना पेशेंट के, और मास्क खोल करके खड़े हो हैं? अरे नहीं तो कोरोना तुमको नहीं है तो लेकर के आ रहे हो कोरोना पेशेंट, मास्क खोल के खड़े हो। कहाँ नगर पालिका के एम्प्लॉय हो हैं? इसी वीडियो से कहानी आपको समझ में आ गई हो, नहीं आई तो हम बता देते हैं। ये मध्य प्रदेश के शहडोल की तस्वीरें हैं। एक एम्बुलेंस है जिसमें कोरोना का एक पेशेंट है। जो स्वास्थ्यकर्मी इस मरीज को लेकर जा रहे थे, उन्हें गन्ने के जूस पीने का मन हुआ, बस फिर क्या था। एम्बुलेंस सड़क के किनारे गन्ने के ठेले पर रोकी, पीपी किट पहनकर ही गन्ने का जूस पीने लगे। तभी किसी जागरूक नागरिक ने ये वीडियो बना दिया। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? चरक वाले के यहाँ साथ में आए हो कोरोना पेशेंट के, और मास्क खोल करके खड़े हो हैं? ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से देश भर में कोरोना फैल रहा है। आज तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में पहली बार पिछले 24 घंटे में 1,26,789 नए मामले सामने आए। यानी देश में हर घंटे 5,283 और हर मिनट 88 कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं। बीते दिन देश में कोरोना से 685 लोगों की मौत भी हुई। यानी कोरोना से अभी हर घंटे 28 लोगों की मौत हो रही है। हैरानी की बात यह है कि देश में पॉजिटिव होने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस साल मार्च की शुरुआत में एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 2.19% था, जो अब करीब 4 गुना बढ़कर 8.4% हो गया है। एक्टिव केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त भारत में कुल एक्टिव केस 9,10,319 है, जिनमें से 74% केस सिर्फ 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 52.26%, छत्तीसगढ़ में करीब 6.5%, कर्नाटक में 5.4%, उत्तर प्रदेश में करीब 3.5% और केरल में भी 3.5% एक्टिव केस है।
ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हकीकत यह है कि अब दिल्ली के शमशान घाटों में कोविड से होने वाली मौतों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। कोरोना के शवों के दाह संस्कार के लिए चिताएं रिजर्व कर दी गई हैं। निगमबोध घाट में 20 प्लेटफॉर्म कोविड शवों के लिए रिजर्व है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी 3 शमशान घाटों में कुल 35 चिताएं कोविड शवों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। लखनऊ में भी संक्रमण के साथ साथ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि लखनऊ के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 8 से 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मृतकों के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जो घाट हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिनकी मौत हो गई है, वो भैंसाकुंड घाट पर वेटिंग के हालात हैं। स्थिति ये है कि यहाँ 2 ऐसी मशीनें हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार करती हैं, लेकिन उनमें से एक मशीन खराब है, जिसके चलते लोगों को वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी मृत्यु कोविड से हो रही है, उनके परिजनों को टोकन दिया था। ये अभी 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटा हो गया। टोकन मिला है? हाँ, टोकन मिला, 16 नंबर है। 16 नंबर है। क्या कहना, कब नंबर आएगा? अरे रात तक आएगा। रात का कोई वक्त है? कितने बजे रात तक? अब टाइम तो देख ही रहे, अभी तो बता ही रहे 1-1.5 घंटा एक बॉडी में लग रहा है। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगानी है, यही संदेश आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी डोज लगवाकर दे दिया है। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में फिलहाल हिचकिचाहट है, दिख रहा है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि दुनिया में कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती। लिहाजा देश को कोरोना फ्री बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। लोगों को वैक्सीन जो योग्य हैं लगवानी होगी। कोरोना भारत में रोजाना अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। देश में कोरोना के पीक पर जाने से जो पैनिक हुआ है, उससे फौरन निजात भी नहीं मिलने वाली। खुद सरकार के एक्सपर्ट कह रहे हैं अभी 4 हफ्ते तक हालात और खराब होते जाएंगे। अगले 4 हफ्ते बहुत बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा एक्सपर्ट की नजर में अब वैक्सीनेशन ही संक्रमण से बचाने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने भी कोरोना के वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। पीएम मोदी को पहली डोज 1 मार्च को लगी थी, तो बीजेपी के एक और बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। देश में टीकाकरण का काम तेज गति से हो, इस पर खुद प्रधानमंत्री की पैनी नजर है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक कुल 9 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन भारत की जनसंख्या के लिहाज से ये आंकड़ा बड़ा नहीं है, क्योंकि अब तक देश के करीब 6.5% जनता को ही वैक्सीन लगी है। जरूरत है इसकी रफ्तार को और बढ़ाने की, लेकिन इस रास्ते में एक बड़ी दिक्कत यह है कि खुद आम लोगों के भीतर वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचक दिख रही है। लेकिन वैक्सीन को लेकर हिचक की एक बड़ी वजह वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद भी कुछ लोगों का संक्रमित होना है। जैसे दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवा चुकी नर्स कोरोना संक्रमित हो गई। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश कपूर वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट की नजर में इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन कारगर नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित होना ये सामान्य बात है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन के कारगर होने की एक निश्चित सीमा होती है। कोई वैक्सीन कितनी फीसदी कारगर होगी, इसका अंदाजा हजारों लोगों के बीच फेज 3 में किए गए क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े से निकलता है। तो वैक्सीन के कारगर होने की संभावना वैक्सीन के 2 डोज के बीच के अंतराल पर भी निर्भर करती है। मास्टर स्ट्रोक में अब खबर लेंगे नाना करके यूपी पहुंचे माफिया मुख्तार अंसारी की। जो मुख्तार अंसारी पंजाब में आपको व्हील चेयर पर बगैर एक कदम आगे बढ़ाए या इस कंडीशन में कि एक कदम मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूं दिखा था, वो यूपी पहुंचते ही न सिर्फ अपने पैर पर खड़ा हो गया, बल्कि लंबे लंबे कदम बढ़ाकर चलने भी लगा। मुख्तार को जब रोपड़ जेल से बांदा लाया जा रहा था, तो पुलिस का काफिला कुछ देर के लिए कानपुर में रुका था। यहां मुख्तार एम्बुलेंस से निकला, अपने पैरों पर चलने की कोशिश क्या की, वो तो चलने लगा। मुख्तार के व्हील चेयर से अपने पैरों पर खड़े होने की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो जानिए तो सही इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी
सरकार के शिकंजे से बचने के लिए मुख्तार ने क्या क्या नहीं किया। कभी कानून को अपने पैरों पर रखने वाला डॉन जेल के डर से व्हील चेयर पर आ गया। पंजाब में कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार की इन तस्वीरों ने सबको चौंकाया था। तब पंजाब सरकार ने यह दलील दी थी कि मुख्तार अंसारी चल फिर नहीं पा रहा, इसलिए उसे व्हील चेयर पर ले जाना पड़ा। लेकिन मुख्तार की व्हील चेयर की असलियत यूपी में आते ही खुल गई। ये देखिए, व्हील चेयर वाला मुख्तार कैसे अचानक अपने पैरों पर चलने लगा, बिल्कुल सीधा और उसी अकड़ के साथ जैसे वो पहले था। ये तस्वीरें कानपुर के सट्टी थाने की। 6 अप्रैल को जब उसे रोपड़ से बांदा ले जाया जा रहा था तो पुलिस का काफिला कानपुर के इस थाने में कुछ देर के लिए रुका। एम्बुलेंस का दरवाजा खुलते ही मुख्तार बाहर निकला तो न व्हील चेयर थी और न किसी सहारे की जरूरत। वो पूरी तरह से फिट नजर आ रहा था। मुख्तार की इस तस्वीर से पंजाब सरकार के दावों पर भी सवाल उठता है, क्योंकि पंजाब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मुख्तार को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित बताया गया था। ये भी कहा गया था कि मुख्तार को 3 महीने के बेड रेस्ट पर रखना जरूरी है। लेकिन जब ये सारे दांव फेल हो गए, यूपी की जेल से बचने की मुख्तार की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो उसकी बीमारियों और बहानों का सच भी सामने आ गया। देखिए, कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जो है अफजाल अंसारी, उनसे हमने सवाल जवाब किए थे। इसी सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया था, उसे सुनिए और जहन में रखिएगा। मुख्तार अंसारी को क्या तकलीफ है? आज व्हील चेयर पर मुख्तार को देखा गया और सब लोग हैरान थे। सबको पता है कि वो काफी दिनों से बीमार हैं। अब ये अजीब बात है कि आपको इस पे यकीन नहीं होगा। टीवी पर और अखबारों में और सोशल मीडिया पर उसकी तमाम पुरानी वो तस्वीरें जो 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले की हैं, उसको दिखाते रहते हैं जी। और इधर कुछ दिनों से आप उसकी तस्वीर नहीं देख पाए, उसको रूबरू नहीं देख पाए। अब वो पहली बार आपको रूबरू दिखा है इतने दिन के बाद, तो आप सब अवाक हैं। समझे ना आप? कहने के माने ये थे कि पहले वो हट्टे कट्टे थे, चल फिर सकते थे, लेकिन आजकल व्हील चेयर पर देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच चुका है, उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। जेल प्रशासन ही नहीं बल्कि मुख्तार पर नजर रखने के लिए लखनऊ में भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां जेल महानिदेशक अनंत कुमार मुख्तार पर नजर बनाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त इन्हीं तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी पंकज झा भी जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। पंकज, अब तो और ज्यादा एक्सपोज हो गया ना मामला। वहाँ वो मजलूम सा, गरीब सा, दुखी सा, बीमार सा जो मुख्तार अंसारी बताने की पूरी कोशिश थी प्रशासन की तरफ से, न जाने किस किस की तरफ से, वो यहाँ पर क्लियर हो गई है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हैरान करने वाली इसीलिए लग रही हैं क्योंकि जिस मुख्तार अंसारी को यूपी का माफिया डॉन जानते हैं, वो बहुत लंबे अरसे बाद हमें उसकी तस्वीर आई थी और व्हील चेयर पर आई थी। लेकिन तब मामला कुछ और था। उसे लगता था कि कुछ राहत मिल जाएगी कोर्ट से, कानून की पेचीदगियों से अपने को बचाकर शायद उसे कोई राहत मिल जाए। वो इस मूड में था और इसीलिए ये छवि आई थी। मुख्तार डॉन के साथ साथ एक मजा हुआ पॉलिटिशियन भी है, वो 5 बार का विधायक भी है, तो उसे लगा इससे कोई मदद मिलेगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं और जब यूपी आया अपने पुराने पिच पर तो फिर कलई खुल गई। मुख्तार अंसारी जब ऐसे ही आपने देखा अभी जो तस्वीरों में, वही नहीं, वो जो जेल में है बांदा जेल में, तो जो आपने अभी मॉनिटरिंग सेल देखा उसमें कई बार मुख्तार अंसारी चलते फिरते आराम से टहलते हुए नजर आया है। और ये मुख्तार का पुराना नुस्खा है। इस तरीके से पहले भी वो जेल में से बाहर मुझे अस्पताल आना पड़ता था तो ऐसे ही व्हील चेयर पर चला जाता था, कभी बीमार हो जाता था, कभी डिप्रेशन का मरीज हो जाता था। पर इस बार उसका ये पुराना नुस्खा चला नहीं, रूबिका। पंकज, अब क्योंकि आप कौन सा पैतरा चलेंगे? पहले तो ये कि वहां पर मैं बीमार हूं वहीं पर रखा जाए,
फिर ये कि मुझे तो इस सरकार से ही खतरा है, यूपी पुलिस से ही खतरा है, मैं रास्ते में ही कहीं लुढ़क सकता हूँ, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। अब तो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। और मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी को आपने सुना, उनकी पत्नी अफसा ने भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। इस तरीके के अटकलों का बाजार गर्म था कि अगर वो रास्ते में जाएगा तो एनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना होने वाला था। अब जेल में है, अब जो मामला है उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उसमें सजा हो जाए, यही यूपी सरकार की कोशिश है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाती हैं। शुक्रिया पंकज। पश्चिम बंगाल का रुख करें, क्योंकि आज चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया, लेकिन लाउडस्पीकर बंद होने से पहले जमकर शोर हुआ। इस शोर में सबसे बुलंद आवाज महिलाओं और मुसलमान वोटर्स को लुभाने की थी, क्योंकि बंगाल में इस बार मुस्लिम वोटर्स के दावेदार बढ़ गए हैं। इससे ममता की बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उन पर तुष्टीकरण के आरोपों की घेराबंदी की है। ऐसे में ममता ने बंगाल की पहचान कहे जाने वाली फुटबॉल का कैसे सहारा लिया, ये भी देखिए। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, তাই বলি খেলা হবে, খেলা হবে, জেতা হবে, দেখা হবে, খেলা হলো, জেতা হলো, দেখা হলো। वेरी गुड। ममता का ये अंदाज आज हावड़ा के उलुबेरिया में दिखा। व्हीलचेयर पर बैठकर ममता ने फुटबॉल फेंककर खेला होबे का नारा लगाया। তাই বলি খেলা হবে, খেলা হবে, জেতা হবে, দেখা হবে, খেলা হলো, জেতা হলো, দেখা হলো। वेरी गुड। इस चुनाव में वैसे तो ममता आए दिन मंच पर फुटबॉल उछालती नजर आती है। इस चुनाव में खेला होबे का नारा भी छाया हुआ है। তাই বলি খেলা হবে। लेकिन उलुबेरिया में मंच से फुटबॉल उछालने का कुछ और भी मकसद था। दरअसल ममता उलुबेरिया की जिस सीट पर प्रचार कर रही हैं, वहां टीएमसी के उम्मीदवार विदेश बोस हैं, जो जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। 1977 से 87 तक वो मोहन बागान के लिए खेले। इस दौरान उन्हें मशहूर फुटबॉलर पेले के साथ भी खेलने का मौका मिला। अब ममता विदेश बोस के इस फुटबॉल कनेक्शन से वोट लेने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल का फुटबॉल प्रेम बहुत पुराना है, लेकिन इस बार फुटबॉल खेल के मैदान से किक होकर सियासत के मैदान में गई है। लेकिन फुटबॉल के रोमांच में कोई कमी नहीं आई। দেখলেন জিতে গেলাম আমরা, খেলা হবে, জেতা হবে, দেখা হবে, বিজেপি হারবে, মোদি হারবে, অমিত শাহ হারবে, বিজেপি গোটাই যাবে। दीदी लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती है। दीदी हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। फुटबॉल के मैच में जैसे हर टीम की अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसी तरह सियासत के ये फुटबॉल मैच 2M स्ट्रेटजी पर चल रहा है, जिसमें पहला अंग है महिला और दूसरा है मुस्लिम। पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। अब 10 अप्रैल को 44 सीटों के लिए मतदान होगा। उससे पहले ममता ने अपनी 2M स्ट्रेटजी के तहत आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर केंद्रीय बल महिलाओं को डरा धमका रहे हैं। इसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। मैं कहना चाहूंगी जो सेंट्रल फोर्स है, मैं आप लोगों को भाई इज्जत करती हूँ। याद रखिए, हम लोगों को इज्जत करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग बीजेपी का बातों बातों पे गांव-गांव में जाके डराइए मत। गांव-गांव में जाके हमारा बेटी का साथ, हमारा माँ बेटी का साथ बेइज्जत मत कीजिए। इसमें आपको अच्छा नहीं होगा।
और इसमें FIR होता है और FIR आपको खिलाफ में जाएगा। और अमित शाह का बात मत सुनिए, हमारा बात में बात सुनिए, आप आपका काम कीजिए। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबसे ज्यादा रेप केसेस, सबसे ज्यादा एसिड अटैक, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार में बंगाल नंबर 1 पर खड़ा है। अब गुंडागर्दी समाप्त होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, कानून का राज होगा, हर नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, बेटियों की UG से लेके PG तक की, KG से लेके PG तक की पूरी शिक्षा मुफ्त में होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए फ्री में होगा और बहन बेटियों की स्कूल के इर्द गिर्द मंडराने वाले जो गुंडे हैं, इनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर कार्य करके इनसे कायदे से निपटने का काम भी करेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिला के अलावा मुस्लिम फैक्टर भी काफी हावी है, क्योंकि राज्य में 27% मुस्लिम आबादी है। अब तक ममता की जीत में इस वोट बैंक की काफी अहमियत होती थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। मुस्लिम वोटों के दावेदार बढ़ गए हैं। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है और वो भी ममता पर ही हमलावर है। ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी की तरह हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे भरोसा नहीं करते। जैसा कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ, फिर कह दिया कि मैं शांडिलिया हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव है इनका, ये इंक्लूसिव नहीं है। ममता की मुश्किल ये है कि मुस्लिम वोटों के दावेदार बढ़े हुए हैं और बीजेपी उन पर तुष्टीकरण का ठप्पा लगाने में जुटी है ताकि उसका वोट बैंक मजबूत हो। ऐसे चक्रव्यूह को पार करने के लिए ममता ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का सहारा ले रही है। एक विशेष समुदाय को ममता बनर्जी ने और क्रिमिनल बना कर रखा है, गरीब बना कर रखा है मुस्लिम समाज को, और इन्हीं के द्वारा जितना ये जो एंटी सोशल एंटी नेशनल एक्टिविटीज करा रहे हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार वार भी है, पलटवार भी है। फुटबॉल तो चुनाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है और चुनावी जंग भी वैसे ही हो रही है जैसे फुटबॉल का बेहद रोमांचक मैच। बीजापुर हमले में नक्सलियों के कब्जे में आए जवान राकेश्वर आज सुरक्षित लौट आए। भारी दबाव के बाद नक्सलियों को उन्हें रिहा करना ही पड़ा। इस तरह राकेश्वर की रिहाई को लेकर एबीपी न्यूज की मुहिम भी कामयाब हुई। इस कामयाबी के बाद दिल को छू लेने वाली बहुत सी तस्वीरें सामने आई हैं और उन तस्वीरों के बगैर मास्टर स्ट्रोक आज का अधूरा है। देखिए एबीपी न्यूज की खबर का असर। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया है। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर राकेश्वर की रिहाई की खबर। एबीपी न्यूज की मेहनत रंग लाई। हमें इतना सपोर्ट किया और पल पल की खबर देते रहे। राकेश्वर सिंह हुए रिहा। इनको ना बिल्कुल कैसे हो जाता नहीं ना। पापा कैसी हो? देखो बेटा, जल्दी आओ बोला, जल्दी आओ घर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।